Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. Now we are going to proceed with the next lesson of history. That is the ninth lesson, the making of the national movements. You think that where are the remaining chapters after sixth? According to the CBSE, it has reduced the syllabus for 9 to 12, 30% syllabus is reduced. And we have also followed the very same pattern and 30% syllabus is reduced from your classes also. And we have taken out the 3 lessons of history. Now, we are moving towards the ninth lesson, the making of the national movement 1870s to 1947. कि हमारे यहाँ किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश के अंदर, पूरे देश के हित के लिए किए गए आंदोलन, पूरे देश को एकजुट करने वाले आंदोलन, और कब से कब तक 1870 से 1947. अब उनके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार की परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1870 से 1947 तक हमने बड़े स्केल पर मूवमेंट्स किए और अल्टीमेटली वी वॉन द फ्रीडम, और अंत में हमें उन्हीं की वजह से आजादी भी मिली. अब ये सारी कंडीशंस क्यों क्रिएट हुई? अब इनका अगर हम वन बाय वन पीछे के लेसन्स की बात करें, जिनमें से एक या दो तो हमने खैर नहीं पढ़े, लेकिन उसके बावजूद अगर स्टार्टिंग से अगर हम वन बाय वन कंपेयर करते हुए जिन कंडीशंस को हमने देखा उसके अनुसार देखते हैं. देखो कि ब्रिटिश, आपने ट्रेड टू ट्रेड एक लेसन पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स हमारे व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे हमारे टेरिटरीज एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ हमारे एरिया को जीतना शुरू कर दिया और हमारे जो किंगडम्स, हमारे राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया था. उसके बाद न्यू लॉज, मैनी न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, नए कानून हमारे यहाँ पास किए गए टू कंट्रोल द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए और यहाँ के लोगों को नियंत्रित करने के लिए. और उन कानूनों की वजह से, जैसे फॉरेस्ट लॉज की बात करें, लाइफ ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, किस प्रकार हमारे यहाँ किसानों की जिंदगी, किस प्रकार जनजातीय लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, जो कानून उन्होंने बनाए थे. आपने ट्राइबल्स का विशेष तौर पर पढ़ा था एक लेसन, जिसमें कि ये दे रखा था कि उन्होंने किस प्रकार के लॉज बनाए. फॉरेस्ट है उनको रिजर्व कर दिया गया, कुछ एक लोगों को वहां जाने की अनुमति दी केवल, और हंटिंग के ऊपर जो कि वहां रहने वाले लोग बेसिकली सरवाइव करते थे उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी. तो उनके जीवन पर किस प्रकार इन कानूनों का प्रभाव पड़ा कि एक एरिया तो थे हमारे ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, शासन चलाना शुरू कर दिया, नए नए कानून बनाए, और उनका हमारे लोगों के जीवन पर क्या क्या असर पड़ा. क्या कुछ बदलाव हमारे एजुकेशन में किए गए. हमारे यहाँ काफी कुछ बदलाव किए गए, जिसमें कि हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो थी उसको इग्नोर किया गया एंड मोर फोकस वाज ऑन इंग्लिश एजुकेशन. देन आफ्टर कंडीशन ऑफ वुमेन, की हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उसके लिए अंग्रेजों ने क्या कुछ किया. इस मामले में हम अंग्रेजों को पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ चाहे तो हमारे पास बैंड द सती, जो सती प्रथा थी, जिसके अंदर किसी भी महिला को उसके पति की डेथ के बाद जला देते उसके ऊपर रोक लगाई थी. उसके साथ साथ विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था, जिसमें विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी. कुछ अच्छे कदम उठाए गए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा. लेकिन जो हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स इंडियंस, जो हमारे रूढ़िवादी भारतीय थे, जो पुरानी परंपराओं के अनुसार चलने वाले थे, वो इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध आए कि हमारे कस्टम्स में, हमारे रिवाजों में इंटरफेरेंस है अंग्रेजों का. फिर हमारा किस प्रकार का कास्ट सिस्टम था, उसमें क्या कुछ सुधार की जरूरत थी और किस प्रकार सारी जातियों को मिला के आंदोलन चलाया जा सकता था. फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या कुछ धार्मिक सुधार किए गए. बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिफॉर्मर्स रहे जिन्होंने धर्म और जाति से आगे निकलकर हमारे सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर अधिकारों की बात की थी. उसके बाद हमने जो लास्ट में पढ़ा था 1857 की रिवोल्ट, उसके अलावा भी जब उड़ीसा की हमने केस स्टडी पढ़ी थी कि किस प्रकार में जो खिलाफ जो माहौल था, इस प्रकार की कंडीशंस थी, उन्होंने हमारे जबरदस्ती लोगों पर नियंत्रण करना, जीतना शुरू कर दिया था, नए कानून बनाए जिसकी वजह से हमारे परेशानी आ रही थी. तो उसके बाद रिवॉल्यूशन हुई. क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, देयर वाज अ डिक्लाइन इन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. जो हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप होनी थी उतनी नहीं हुई, और जो थी चल रही थी, जो जैसे हमारे कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन इंडस्ट्री के तौर पर लोग घरों में काम करते, कुटीर उद्योग के तौर पर अच्छा प्रोडक्शन होता था. वी वर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर अवर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल की अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसको धीरे धीरे अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, कम कर दिया था. हम केवल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर रह गए थे, यानी हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था यूरोप, और यूरोप में बेसिकली इंग्लैंड, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो कपड़ा होता था वो हमारे यहाँ वापस आता था, इंपोर्ट होता था, जिसको हम बेचते थे. तो हमारे यहाँ जो
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और बाकी क्राफ्ट के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमारे अल्टीमेटली इट इंक्रीज एन एनवायरनमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये सारी कंडीशंस के बाद हमारे यहाँ एक माहौल बना, वी वर डिसकंटेंट, असंतुष्ट थे हम अंग्रेजों की परिस्थितियों से। इसके लिए हमने क्या किया कि एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और उसी में फिर हमारे पूरे भारत के लिए या किसी भी पूरे देश के लिए अगर इस प्रकार के आंदोलन होते हैं उनको बोलते हैं नेशनल मूवमेंट, और इस प्रकार की भावना को बोला जाए नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और यही राष्ट्रवाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत में इस राष्ट्रवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई और कौन से ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, and the nationalism in India is a separate lesson in 10th standard in the board exam also. That's why we have taken this lesson. इसलिए हमने इस लेसन को पढ़ाया है क्योंकि कुछ हिस्सा आप देखोगे 10th क्लास में जब बोर्ड क्लास एग्जाम में जाओगे तो नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा सेपरेट लेसन भी है। हालांकि नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया 3 लेसन है, उसमें से हमें कोई 2 करने होते हैं जिसमें से कंपलसरी हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी का एक पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। Thank you and have a nice day.